आप सभी को नमस्कार। ज्ञान से सेवा की ओर का ध्येय रखने वाला कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान प्रस्तुत करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्ञान सुधा कार्यक्रम। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। ज्ञान सुधा में विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी क्षमता विकास, मार्गदर्शन एवं मोटिवेशन हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अपनी फील्ड में दक्षता रखने वाले वक्ताओं, मार्गदर्शकों के द्वारा सफलता के मंत्र दिए जाते हैं। इसमें ऑनलाइन लाइव सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हें आप सप्ताह के प्रत्येक बुधवार यानी वेडनेसडे एवं शनिवार सैटरडे को देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज 7वें दिन यानी 7 जुलाई को हम आपका ज्ञान सुधा कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं, उपस्थित हैं। सत्र 2। आज का हमारे सत्र का विषय है भारत में कृषि राजस्थान के विशेष संदर्भ में एग्रीकल्चर इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। और आज के हमारे वक्ता हैं, हमारे मार्गदर्शक है श्री खेमराज जी चौधरी सर, IAS, पूर्व अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव। मैं डॉक्टर पूर्णिमा सिंह, सहायक आचार्य भूगोल, कॉलेज शिक्षा विभाग, आपके इस कार्यक्रम की मॉडरेटर। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, अभिनंदन करती हूँ सर। स्वागत है सर आपका। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। नमस्ते। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से। सर आपने जो हमें विषय दिया था, हमने अपने विद्यार्थियों को उसको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, अपने पूरे विद्यालय के महाविद्यालय के अंदर राजस्थान के जितने भी कॉलेजेस थे उनके अंदर हमने शेयर किया। और सर बहुत सी जिज्ञासाएं हमें प्राप्त हुई है। मैं आशा करती हूँ इस मंच के माध्यम से हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे दर्शकों, हमारे विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान हो सर। क्योंकि हमारे जो दर्शक है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सर वो जानना चाह रहे हैं कि भारत विशेषकर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है सर? जी सर, प्लीज। हम देखते हैं तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वेबिनार में हम सभी लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और आप जानते हैं कि हम सभी लोग एक विशेष परिस्थितियों से गुजर रहे हैं और ये बड़ी खुशी की बात है कि आप सभी लोग जो है इन विकट परिस्थितियों में भी तकनीकी के माध्यम से जुड़ रहे हैं और हम आमने सामने बात करने की स्थिति में आ गए हैं। ये बहुत अच्छी चीज है। जी। आप जानते हैं कि भारत में एग्रीकल्चर बहुत महत्वपूर्ण व्यवसाय है। पूरे भारत के हिसाब से हम सोचते हैं तो 2011 की जो सेंसस है उसके हम हिसाब से हम सोचते हैं तो इसमें लगभग 54% जो पॉपुलेशन का भाग है, वर्कफोर्स का जो भाग है, वो इसमें एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। बिल्कुल सर। लेकिन GDP के हिसाब से हम सोचते हैं या ग्रॉस वैल्यू एडेड के हिसाब से सोचते हैं तो इसका भाग बहुत कम हो जाता है। जी सर, बहुत कम हो जाता है। ये कोई 17% के आसपास ही आता है। जी सर, बिल्कुल 17% के आसपास होता है। इसका आशय क्या निकलता है? इसका आशय ये निकलता है कि कृषि में लोग ज्यादा लगे हुए हैं और ग्रॉस वैल्यू एडेड है या GDP है, उसमें उसका योगदान धीरे धीरे घटा है। जी सर। कोई भी अर्थव्यवस्था होती है तो आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था जैसे जैसे डेवलप होती है वैसे वैसे प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे घटता है। जी सर। सेकेंडरी का और टर्शरी का बढ़ता रहता है। जी सर। लेकिन साथ साथ में वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है वो भी घटता है एग्रीकल्चर में। लेकिन भारत में विरोधाभास है। ये भारत में वर्कफोर्स का काफी भाग अभी भी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज में लगा हुआ है। ये बड़ी चुनौती भरा काम है। और आप जानते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन इंडियन मानसून सिस्टम। हमारा जो मानसून है, इंडियन मानसून सिस्टम है, उस पर भारतीय कृषि बहुत ज्यादा निर्भर है, अभी भी निर्भर है। और निर्भरता ये घटी है, लेकिन अभी भी काफी भाग जो है सिंगल क्रॉप एरिया है भारत में।
और हम राजस्थान के हिसाब से सोचते हैं तो अरावलीज के वेस्ट में ज़्यादातर भाग जो है अभी भी सिंगल क्रॉप एरिया है, जिसमें कि बरसात होती है तो क्रॉप होती है, यदि बरसात कम होती है तो वो क्रॉप भी शून्य के बराबर हो जाती है और उसकी उत्पादकता बहुत कम हो जाती है। जी सर। तो मानसून बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर में और वैसे भी वाटर, पानी बहुत महत्वपूर्ण भाग प्ले करता है। एग्रीकल्चर में हम इनपुट के हिसाब से सोचते हैं तो आपको कृषि के लिए क्या चाहिए? आपको जमीन चाहिए, पानी चाहिए, बीज चाहिए, खाद चाहिए, बीमारी आ जाए तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की जरूरत पड़ती है। फिर आप हार्वेस्टिंग करते हो, बोते हो तो आपको एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स चाहिए। बोने के लिए आपको क्रेडिट की आवश्यकता होती है तो क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए। और जब आप हार्वेस्ट कर लेते हो क्रॉप को तो उसको फिर आप पोस्ट हार्वेस्ट जो चीजें हैं उनकी जरूरत पड़ती है, मंडियों की आवश्यकता पड़ती है। और आप कैसे कृषि को जो पैदा करने वाला किसान है वो अपनी उपज को कैसे अधिकतम दर पर बेचे मार्केट में, उसके लिए उसको मंडी चाहिए, मार्केट चाहिए। इन सबको हम सोचते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पानी, वाटर। पानी के बिना यदि जमीन भी है और पानी नहीं है तो कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। पानी नहीं है तो उत्पादन नहीं होता, तो मार्केटिंग भी नहीं कर सकते। तो माना गया है कि आप देखो सभ्यता को देखो, सभ्यताएं पूरे विश्व में वहीं पे पनपी है जहां पर कि पानी के सोर्स रहे हुए। आप इंडो गैंगेटिक प्लेन को देखेंगे तो इंडो गैंगेटिक प्लेन में आपका पानी बहुत है, कई नदियां बहती है, वाटर टेबल भी ऊंचा है, तो आप देखो वहां पे खूब कृषि होती है। थार का मरुस्थल में देखोगे आप, पानी बहुत कम है, स्केंटी रेनफॉल, अंडरग्राउंड वाटर भी नहीं है तो खरा है, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत कम होती है, सिंगल क्रॉप एरिया है। और वो भी हर दूसरे साल तीसरे साल थार के रेगिस्तान में अकाल पड़ता रहता है। तो आशा ये निकला कि भारत में कृषि के लिए वर्षा बहुत बहुत आवश्यक है और मानसून की वर्षा उसमें भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इरिगेशन के साधन हमारे पास हैं लेकिन इतने नहीं है जितने होने चाहिए। कृषि के हिसाब से हम सोचते हैं कृषि किन बातों पर निर्भर करती है? ये कृषि कौन सी फसल किस एरिया में पैदा होगी वह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर फिजिकल फीचर्स क्या हैं, जिसको हम रिलीफ बोलते हैं ज्योग्राफी में। जी सर। वहाँ पे प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया है, मैदानी भाग है, उबड़ खाबड़ जमीन है, रेवाइंस हैं, ऐसी जमीन है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर आता है इसमें क्लाइमेट, जिसमें रेनफॉल भी आता है और टेम्परेचर भी आता है। बहुत महत्वपूर्ण है टेम्परेचर और रेनफॉल। तो आप देखते हैं कि भारत में देखिए आप, मलाबार एरिया है, वेस्टर्न घाट से खूब बरसात होती है तो वहाँ पे क्रॉप्स अलग तरह की पैदा होती है। इंडो गैंगेटिक प्लेन है, खूब पानी है, बरसात भी ठीक होती है, वहाँ अलग क्रॉप पैदा होती है, खूब धान होता है, चावल खूब पैदा होता है, गन्ना भी खूब पैदा होता है। ठीक है। वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में जाएंगे, स्केटी रेनफॉल है, सैंडी सोइल है, बरसात बहुत कम होती है तो आपका बाजरा पैदा होगा, वहाँ पर गेहूँ पैदा नहीं होता है। तो टेम्परेचर एंड रेनफॉल बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कॉफी है, कॉफी को हाई टेम्परेचर चाहिए और बरसात भी चाहिए, तो नॉर्दर्न इंडिया में कॉफी नहीं होती है, साउथ इंडिया में कॉफी होती है। टी है, टी के लिए स्लोपिंग लैंड्स की जरूरत पड़ती है जहाँ पानी रुके नहीं, बरसात भी ज्यादा चाहिए, टेम्परेचर भी अच्छा होना चाहिए। तो आप देखोगे आसाम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एरिया, सदर्न में कर्नाटक के कुछ भाग हैं यहाँ पर की हाई हिल्स हैं, स्लोपिंग लैंड्स हैं, वहां पर आपकी टी के प्लांटेशन खूब है। आप वीट पे आइए, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, एमपी, वो भाग जहाँ पर प्लेन लैंड्स हैं, फर्टाइल सॉइल्स हैं, टेम्परेचर भी विंटर में ठीक रहता है और बरसात ठीक होती है, या फिर इरिगेशन के साधन है, तो वहां पर आपको गेहूं की खेती खूब मिलेगी। जी सर। पंजाब में जाइए, हरियाणा में जाइए, वेस्टर्न यूपी में जाइए, खूब गेहूं पैदा होता है रबी में। तो दूसरे हम फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, क्लाइमेट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच एरियाज, बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे आपके क्रेडिट सिस्टम क्या है, लैंड टेन्योर सिस्टम क्या है, जमीन का मालिक कौन है और खेती कौन करता है। यदि जमीन का मालिक और खेती करने वाले में क्या संबंध है, टेन्योर सिस्टम क्या है, टेन्योर रिलेशंस क्या है, जो खेती करने वाला होता है, क्रॉप उगाने वाला होता है, क्या वो हर साल बदलता रहता है या मालिक उसको बदल सकता है, या उसको शेयर क्रॉपिंग में मतलब उसको भाग मिलता है, खाली हिस्सा मिलता है और बाकी जो
सब जो अधिकार उसके पास लैंड ओनर के पास होते हैं, उसका भी बहुत महत्वपूर्ण भाग प्ले करता है, महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसके साथ साथ इनपुट्स की बात करते हैं हम वापस, सीड, फर्टिलाइजर, इम्प्लीमेंट्स, बायो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, ये जो सभी चीजें हैं ये भी खेती को प्रभावित करती है और उत्पादकता को प्रभावित करती है। फिर इसके साथ साथ आप देखो सॉइल कैसी है, किस एरिया में कौन सी सॉइल है। इंडो गंगेटिक प्लेन में जाओगे, अलुवियल सॉइल मिलेगी, खूब फर्टाइल सॉइल है। आप कॉटन के हिसाब से सोचोगे, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र में आपका एक कॉटन बेल्ट का ब्लैक सॉइल का एरिया मिलता है, जिसको मालवा का एरिया भी बोलते हैं। वहां पर खूब कॉटन होती है, ब्लैक रेगर सॉइल बोलते हैं जिसको, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है, वहां पर खूब कॉटन होती है। तो सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, फिजिकल रिलीफ और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, टेन्योरल सिस्टम, ये सभी चीजें जो है आपको प्रभावित करती है कि वहां कौन सी क्रॉप्स होती है, उसकी उत्पादकता क्या होगी। हम राजस्थान के हिसाब से सोचते हैं तो राजस्थान में ये बात है। तो एग्रीकल्चर में पैदा करने के बाद वापस मंडी में माल बेचता है किसान। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 2020 में पार्लियामेंट ने कृषि से रिलेटेड 2 नए एक्ट पास किए हैं और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किया है। तो नया एक्ट आ रहा है जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी किसान अपनी उपज को भारत में, अपने राज्य में भी और राज्य के बाहर भी कहीं भी बेच सकता है। मंडी में भी बेच सकता है और मंडी के एरिया के बाहर भी बेच सकता है। बहुत बड़ी छूट दे दी किसानों को, बहुत बड़ी छूट दे दी। तो जैसे ही पैदावार हो जाती है तो किसान अपनी उपज को बेच सकता है, बेचता है। अभी मंडी एरिया में बेचता है, आगे भी बेच सकता है, बाहर भी जा सकता है। जी सर। तो पैदा होने के बाद अपनी उपज का उसको प्राइस मिले, इसके लिए आपको मालूम होगा कि सरकार ने एमएसपी सिस्टम लगा रखा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप जानते होंगे कि 23 कमोडिटीज हैं जिसमें कि एमएसपी सिस्टम लागू है। इसमें गेहूं भी हो गया, चावल भी हो गया, दलहन फसलें हो गई, सोयाबीन हो गया, कपास हो गया, ऐसे प्रकार से लगभग 23 फसलें हैं जिसमें कि एमएसपी सिस्टम लागू है। अब एमएसपी सिस्टम क्यों लागू किया गया? क्योंकि कृषि सीजनल नेचर में आती है। कृषि में क्या होता है, फसल बोता है किसान तो सीजन के हिसाब से होती है, और जब हार्वेस्ट होती है तो एक साथ आती है। जब गेहूं आएगा तो आपका मार्च अप्रैल में पूरा गेहूं आएगा पूरे इंडिया भर में, रबी सीजन का। और कंजम्पशन गेहूं का कब होता है? पूरे साल भर चलता रहता है। कंजम्पशन तो पूरा साल भर, लेकिन पैदावार एक स्पेसिफिक मंथ में आती है। तो कई बार आपने सुना होगा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जब पैदा होता है और कभी बम्पर पैदावार हो जाती है तो भाव एकदम गिर जाते हैं, जिनसों के भाव एकदम गिर जाते हैं। तो किसानों को अपनी उपज का सही भाव नहीं मिलता है। इन्हीं बातों को देखते हुए भारत सरकार ने एमएसपी सिस्टम लागू कर रखा है, ताकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो उसको किसान को मिले ही अपनी उपज पर। और उसी बात को देखते हुए वो अपनी फसल को उगाता है कि कौन सी फसल उगानी है, उस पर भी वो निर्णय लेता है। तो हम बात करते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में कई विशेषताएं हैं और कई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कई चुनौतियां हैं। ज्यादातर किसान भारत में मार्जिनल फार्मर्स हैं और स्मॉल फार्मर्स हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जी सर। इसका आशय क्या हुआ? साइज ऑफ होल्डिंग छोटी है। इंडिया में ज्यादातर किसानों के पास साइज ऑफ होल्डिंग जो है, जोत का आकार है, बहुत छोटा है। और बड़ी जोत के आकार वाले किसानों की संख्या प्रतिशत के हिसाब से हम सोचते हैं तो वो कम है। ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके कारण से कई टेक्नोलॉजिकल बातें होती है, उसको अपनाने में बड़ी दिक्कतें आती है। ग्रीन रिवोल्यूशन का नाम सुना होगा आपने, मिड 60s में चालू हुई, जिसमें कि हाई यील्डिंग वेराइटीज लाई गई भारत में, विशेष रूप से व्हीट और राइस में। ड्वार्फ वेराइटी आई, छोटी हाइट कम थी गेहूं की, ऐसी वेराइटी आई और इन्होंने उत्पादकता बढ़ाई, उत्पादन बढ़ा। और ये ग्रीन रिवोल्यूशन उन एरियाज में ज्यादा अपनाई गई जहां पर इरिगेशन के साधन थे। आप देखिए पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न यूपी में, या भारत के उन भागों में जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध थे या अश्योर्ड इरिगेशन सिस्टम उपलब्ध था, वहां पर ग्रीन रिवोल्यूशन का अडॉप्शन बहुत हुआ। अब उसके बाद सेकंड रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जा रही है, अर्थात अब उत्पादकता और बढ़ानी है क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। उसके साथ साथ किसानों की आय को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। आपने सुना होगा DFI, डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम। भारत सरकार ने घोषणा की कि किसानों की आय को कैसे दुगुना किया जाए,
जिसमें इस बात पर कि इम्फेसिस है कि आप जो है कृषि में उत्पादकता बढ़ाओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करो, रिसोर्स यूज है, इनपुट्स जो काम लेते हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाओ, कृषि क्षेत्र में जो ज्यादा लोग लगे हुए हैं उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज में लगाओ, और क्रॉपिंग पैटर्न में कुछ चेंज किया जाए, इसमें हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाओ। तो ऐसी बातें करके किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दी कि कैसे किसानों की आय को डबल किया जाए। फिर एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप बनाया जो कि इसको अब रिव्यू कर रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने सिफारिश दी, उसका अनुपालना कैसे हो रही है। तो कृषि क्षेत्र में चुनौतियां बहुत है। फिर किसानों, कृषि क्षेत्र एक तो सीजनल है, मानसून पर डिपेंडेंट है, साथ साथ में इसमें नेचुरल कैलेमिटीज का प्रभाव भी बहुत आता है। कभी फ्लड्स आ गई, कभी ड्राउट्स की कंडीशन आ गई, कभी फ्रॉस्ट पाला पड़ गया, कभी हेल स्टॉर्म हो गए, ओलावृष्टि हो गई, तो फसल को नुकसान होता है। तो कई प्रकार की रिस्क होती है। उन रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस की स्कीम लाई गई किसानों के लिए, जिसे कहा प्रधानमंत्री, इसमें जो इंश्योरेंस की स्कीम है फसलों के लिए, वो इंश्योरेंस की स्कीम एग्रीकल्चर के लिए लागू की गई, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उसका कोई प्रभाव पड़ता है, तो उसको कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको पैसा मिले उसको। तो इंश्योरेंस की स्कीम लागू की गई और पूरे भारत में लागू है अभी। इसी तरह से सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए कई प्रकार की स्कीम्स चलाई। आपने चलो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन लागू किया गया, NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, जो कि सीरियल्स में और पल्सेस में है। आप सभी लोग जानते हो कि भारत खाद्यान्न के मामले में तो लगभग आत्मनिर्भर है, लेकिन ऑयल सीड्स के बारे में हमारे यहाँ पे एडिबल ऑयल हम लगभग हर साल आयात करते हैं। इसमें सोयाबीन ऑयल भी आता है, पाम ऑयल भी आता है विदेशों से, काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज जाता है। और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि खाद्य तेलों की कीमतें बहुत बढ़ गई है इस साल विशेष रूप से। तो भारत में सीरियल्स का उत्पादन होता है, दलहनों का उत्पादन होता है और तिलहनों का भी उत्पादन होता है। तो तिलहनों को उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कीम लगा रखी है। जी सर। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया क्या कि पानी सबसे इंपॉर्टेंट है खेती में, और पानी की उपलब्धता पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया इज डिक्रीजिंग फैक्ट है, और घटती रहेगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरी बात, जो लैंड है, फर्टाइल लैंड है, वो टोटल अब बढ़ना इतनी बढ़ रही है अब, क्योंकि अर्बन एरियाज बढ़ रहे हैं, कई प्रकार की सड़कें बन रही है, नए नए इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, वो कहाँ लगती है, जमीन पर ही लगती है। तो अब अरेबल लैंड को बढ़ाना बड़ा चुनौती भरा काम है। उसके लिए आवश्यक हो गया कि अब हर पर ड्रॉप मोर क्रॉप की स्कीम लागू की भारत सरकार ने, PM कृषि सिंचाई योजना। वो क्या कहती है कि अब हमारा नजरिया उत्पादकता नापने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि पर हेक्टेयर में, पर एकड़ में कितनी उत्पादकता हो रही है, कितना उत्पादन हो रहा है। उसके बजाय अब नजरिया ये होना चाहिए कि हमने कितना पानी काम में लिया और कितनी उपज ली। पानी के रेफरेंस में आप देखिए, हम राजस्थान के हिसाब से सोचते हैं, राजस्थान का एवरेज रेनफॉल और इजराइल का रेनफॉल लगभग बराबर है। इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन कृषि की उत्पादकता में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की उत्पादकता में उनकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि वहां पर फ्लो इरिगेशन नहीं है, सब प्रेशर इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, और सब कंट्रोल्ड फार्मिंग है, जिसमें कि आपको टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है, फर्टिलाइजर का यूज कंट्रोल किया जाता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी दिया जाता है, फर्टिगेशन आपने जरूर सुना होगा, फर्टिगेशन, इसमें पानी भी देते हैं ड्रिप इरिगेशन से और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर भी देते हैं। तो प्लांट्स को कितना पानी देना है वो भी निर्धारित है, और कितना फर्टिलाइजर देना है वो भी निर्धारित है, उसको फर्टिगेशन के माध्यम से किया जाता है। तो कहने का आशय ये है कि अब खेती में पानी के इफिशिएंट यूज के बारे में जोर बढ़ता जा रहा है। जैसा कि अपन डिस्कस किया था कि पानी की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा घटती जा रही है और अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी नीचे जा रहा है। तो उपाय क्या है? उसका उपाय यही है कि हमारा पानी का उपयोग एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे एफिशिएंट होना चाहिए। जी सर।
और पानी हम यूज के हिसाब से सोचते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर, डोमेस्टिक सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, पावर प्लांट सेक्टर में पानी मेनली यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। लगभग 70% पानी एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है। तो उसमें पानी के कुशलतम उपयोग की बहुत सख्त आवश्यकता है, बढ़ रहा है, लेकिन उसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। एक नई बात आ रही है, अब नई बात चल रही है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आ रहा है, जिसमें कई नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उनकी सेवरिटी बढ़ती जा रही है और उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। नेचुरल सर कैलेमिटीज बिल्कुल और सही। जी सर, नेचुरल कैलेमिटीज आप एक देखो हमारे सर दर्शक है वो, जी सर, हमारे एक दर्शक यही पूछना चाह रहे थे, इसी क्वेश्चन के ऊपर इनका था सर, कि फसलों के ऊपर राइट। क्लाइमेट चेंज का क्या असर है। क्लाइमेट चेंज क्या कर जी रहा है? सर। क्लाइमेट चेंज ये असर जी डाल रहा सर। है कि एक स्पष्ट प्रभाव दिख रहा है वर्ल्ड ओवर, ये भारत में नहीं है, वर्ल्ड ओवर है, कि जितने भी नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, साइक्लोन्स आ गए, टाइफून्स आ गए, ड्राउट कंडीशंस आ गई, हीट वेव आ गई, फ्रोस्ट आ रहा है, तो इनकी फ्रीक्वेंसी और सेवेरिटी दोनों बढ़ती जा रही है। जब ये चीजें दोनों बढ़ेगी तो आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। ये जब चीजें दोनों चीजें बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर पर एडवर्स इम्पैक्ट आएगा। यदि टेम्परेचर ज्यादा हो गया रबी के सीजन में, जब आपका व्हीट बो रखा है, मस्टर्ड बो रखा है, चना बो रखा है, बार्ले बो रखा है, तो उसकी यील्ड पर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इसी तरह से आप देखो, बिल्कुल सर। फ्रोस्ट पड़ता है, पाला पड़ता है, और पाला ज्यादा पड़ गया तो क्या होगा? यील्ड घटेगी, फसलों को जी नुकसान सर। ज्यादा होगा। ज्यादा। तो क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर से सीधा प्रभाव है, और इसका सीधा प्रभाव फूड सिक्योरिटी है। जनसंख्या को खिलाने के लिए खाद्यान्न चाहिए, फूड ग्रेन चाहिए, पल्सेस चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए, और हम कपड़ा पहनते हैं तो आपको कॉटन फाइबर चाहिए, जूट फाइबर चाहिए। तो इनका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का आएगा, आएगा। और दिख रहा है, आने लगा है। तो क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू प्ले वेरी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही आप कहा। देखो, यदि ओशन लेवल का वाटर लेवल यदि बढ़ता है, तो आप वर्ल्ड ओवर देखिए, ज्यादातर पॉपुलेशन आपको जो है कोस्टल एरियाज में मिलेगी। कोस्ट, ओशन कोस्ट के पास बहुत सी पॉपुलेशन है। किसी भी कंट्री में जाइए आप, जी सर। टेम्परेट कंट्रीज में जाइए, यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, नॉर्थ अमेरिका में जाइए, तो आपको कोस्टल एरियाज में बहुत पॉपुलेशन है। और कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जो एग्रीकल्चर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। आप इंडिया का ईस्टर्न कोस्टल प्लेन देखिए, बहुत उपजाऊ है, बहुत उपजाऊ है। और यदि ये फर्टाइल लैंड यदि सबमर्ज हो जाती है, तो कितनी फर्टाइल लैंड एग्रीकल्चर के हिसाब से बाहर निकल जाती है, उतना ही प्रोडक्शन पॉपुलेशन को कम मिलेगा। बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। बिल्कुल जो हमारे दर्शक हैं वो पूछना चाह रहे थे, हमारे विद्यार्थियों की तरफ से जो क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए थे, जिज्ञासा हमारे प्राप्त हुई थी, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। सर, हमारे बहुत से जो विद्यार्थी हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और जो दर्शक हैं और जो विद्यार्थी हैं सर, वो जानना चाह रहे हैं कि कृषि से संबंधित अधिकृत और नवीनतम ऑथोराइज्ड एंड लेटेस्ट डेटा कहाँ से उपलब्ध हो सकता है। सर, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, गूगल पे भी सर्च करते हैं, लेकिन ऑथेंटिक सोर्स जब तक नहीं हो, और आप तो सर इकोनॉमिक्स करें, आपको पता है कि जब आंकड़े होते हैं तो क्वेश्चन आंसर में कितना जोर आ जाता है, अच्छा लगता है वो सारे के सारे। तो सर वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, तो इंडिया में एक तो आपकी ईयर बुक निकलती है, डीएवीपी की, भारत इंडिया की ईयर बुक निकलती है, वो पूरा ऑथेंटिक सोर्स होता है, उसमें भी कई आंकड़े दे रखे होते हैं। दूसरा, हम राजस्थान के हिसाब से सोचते हैं तो राजस्थान में भी इकोनॉमिक सर्वे निकलता है। बिल्कुल बजट सर। से पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें भी सब ऑथेंटिक डेटा होते हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर कितना कंट्रीब्यूशन है स्टेट जीडीपी में, एम्प्लॉयमेंट में कितना है, कौन कौन सी एरिया है, कितना इरिगेटेड एरिया है, कितना नेट इरिगेटेड एरिया है, क्रॉप का प्रोडक्शन कितना कितना बढ़ रहा है, वो सब शेड्यूल्स बनी हुई है, एनेक्शर्स लगे हुए हैं, और राइटअप में भी दे रखा है। तो वो भी बहुत ऑथेंटिक सोर्स है। तीसरा, भारत सरकार भी इकोनॉमिक सर्वे निकालती है बजट से पहले, जी वो सर। भी जी सर। महत्वपूर्ण, मतलब ऑथेंटिक सोर्स है, अवश्य पढ़िए उसको। इसके अलावा आपको ज्यादा जाना है तो हर मिनिस्ट्री, चाहे एग्रीकल्चर की हो, चाहे फाइनेंस की हो, चाहे वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की हो, चाहे पीएचडी की हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की हो, हर मिनिस्ट्री अपनी एक एनुअल रिपोर्ट निकालती है, हर साल एनुअल रिपोर्ट निकालती है। और राजस्थान में भी हर डिपार्टमेंट एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है, जिसको वार्षिक प्रतिवेदन बोलते हैं।
बिल्कुल तो सर। तो जिस जिस टॉपिक पर आपको कुछ ऑथेंटिक डेटा चाहिए तो आप उनका एनुअल रिपोर्ट सब वेबसाइट पे पड़ी हुई है, हर मिनिस्ट्री की वेबसाइट है उसमें पड़ी हुई है। तो उसमें आपको पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जो काम की चीज है उसको पकड़ लो और उसको कहीं एक जगह लिख लो या उसकी कॉपी कर लो, ये सब ऑथेंटिक डेटा हो जाता है। इसके अलावा आप देखो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बुलेटिन आते रहते हैं, हर दिन निकलते हैं। उसमें किसी भी मिनिस्ट्री के आपके पूरे बुलेटिन पूरे साल भर के निकले हुए हैं, उनको भी आप जब जाओ तारीख वाइज देख सकते हो, डेट वाइज। उसमें भी कई डेटा आते हैं, वो सब ऑथेंटिक डेटा होते हैं। बिल्कुल सर, तो इसके हमें साथ इधर उधर साथ गूगल हाँ, पे। कहीं जी घूमने सर। की जरूरत नहीं है आपको। इसके बिल्कुल। साथ साथ आपके देखो जब पार्लियामेंट सेशन चलता है या स्टेट असेंबली सेशन चलता है तो क्वेश्चंस के रिप्लाई देते हैं मिनिस्टर्स। जी सर। उसमें जो आंसर होता है वो पूरा ऑथेंटिक होता है। वो भी आपका पीआईबी की जब प्रेस रिलीज होती है उसमें डाला जाता है। जी सर। तो ये पूरे ऑथेंटिक सोर्स है, जी ये सर। कहीं सर हम। कभी कभी गलत नहीं होते हैं। जी सर, बिल्कुल गवर्नमेंट की साइड से ही देखेंगे। सर हमारा अगली जिज्ञासा है हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे दर्शकों की, क्योंकि जी क्या भारत के हम राजस्थान के सरकारी योजना और योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में आप विस्तृत जानकारी रखते हैं, तो किसानों के लिए जी कौन कौन सी योजना है सर, और किन योजनाओं में कृषि के लिए अनुदान भी मिलता है? सर इसके बारे में थोड़ा हाँ सा देखो, मार्गदर्शन। हम कृषि के हिसाब से सोचते हैं तो कृषि में अनुदान की कई स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स तो भारत सरकार निकालती है, जारी है, कई सालों से चल रही है, भारत सरकार की स्कीम्स हैं। कुछ स्कीम्स राज्य सरकारें ने जारी कर रखी है जो चलती है, लेकिन ज्यादातर स्कीम जो नेशनल लेवल पे चलती है वो भारत सरकार की है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन पूरे भारत में चलता है। परंपरागत कृषि पूरे भारत सरकार में चलती है, पूरे भारत में चलती है। फसल बीमा योजना पूरे भारत में चलती है। पीएम किसान जिसमें 6,000 रुपया दिया जाता है कैश। कैश का मतलब उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है, डायरेक्ट किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफर किया जाता है। पीएम किसान निधि योजना है जिसमें कि पूरा असिस्टेंस है, उसमें ग्रांट के रूप में दिया जाता है किसानों को। इसी तरह से आपने देखा होगा राजस्थान ने भी छोटे किसानों के लिए एक पेंशन स्कीम निकाल दी है, वो लास्ट ईयर जारी की है। तो छोटे किसानों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और इनकम कम होती है उनको जो है पेंशन स्कीम लागू की गई है। तो ऐसी कई स्कीम्स हैं जिसमें कि अनुदान दिया जाता है। आप देखो ड्रिप इरिगेशन का नाम सुना होगा अपना, स्प्रिंकलर इरिगेशन का नाम सुना होगा। तो इन सब स्कीम पर सर। सब्सिडी मिलती है। स्मॉल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, महिला फार्मर, इन सब के लिए जो परसेंटेज है सब्सिडी का वो थोड़ा अलग अलग होता है, लेकिन इन सभी में ड्रिप में भी सब्सिडी मिलती है और इरिगेशन में भी सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन डालते हैं पानी को कन्वेंस करने के लिए तो उस पर भी सब्सिडी मिलती है। इसी तरह से आप जो नेट शेड बनाते हैं, ये पॉली हाउसेज बनाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, उस जी पर भी सर। सब्सिडी मिलती है। तो ऐसी कई स्कीम्स हो गई। सीड अपन चालू करते हैं तो किस किस पे सब्सिडी मिलते हैं? सीड है, सीड में मिनी किट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, आपने सुना होगा मिनी किट बोलते हैं उनको, मिनी किट्स राजस्थान में भी जी सर। डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। मिनी किट पूरे लगभग फ्री होते हैं, उसमें 1 रुपया 2 रुपया कुछ टोकन के रूप में लिया जाता है, बाकी फ्री होता है। मिनी किट पूरा निःशुल्क दिया जाता है। इसी तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन की स्कीम होती है किसी, जैसे एनएफएसएम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसमें भी ये सब कंपोनेंट होते हैं। सीड के लिए भी सब्सिडी है, फर्टिलाइजर के लिए भी सब्सिडी है, पेस्टिसाइड के लिए भी सब्सिडी है, इम्प्लीमेंट खरीदते हो तो उसके लिए भी सब्सिडी है, एक निश्चित एचपी का जो आप ट्रैक्टर खरीदते हो तो उसके लिए भी सब्सिडी है। फिर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए आप कुछ वेयर हाउसिंग बनाते हो, कोई गोडाउन बनाते हो या कोई प्रोसेसिंग के लिए प्लांट लगाते हो तो उस पर भी सब्सिडी मिलती है। इस प्रकार से कृषि में बोने से लेकर आपको फार्म टू फोर्क एक कंसेप्ट है, बोने से लेकर और जब तक कंज्यूमर के पास पहुंचता नहीं है खाने के लिए तब तक कई स्कीम्स हैं जिसके जी माध्यम से सर। सब्सिडी दी जाती है। और कुछ स्कीमों में अपने अभी जी एआईएफ सर। बनाना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया अभी सरकार ने, भारत सरकार ने एआईएफ, जी सर। पूरा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए पूरा एक फंड बनाया है ताकि तरह तरह जी का सर। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो। ई नाम का जी नाम सर। सुना होगा अपना, मंडियों को इलेक्ट्रॉनिकली जोड़ा गया है जी जिसमें सर। कि कोई भी किसान है अपनी उपज को कहीं पर भी भारत में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए बेच सकता है। ई नाम की स्कीम है।
तो जी सर, विभिन्न प्रकार की स्कीमें हैं जिसमें आपको कुछ में तो सब्सिडी ज्यादातर में सब्सिडी मिलती है। फर्टिलाइजर है, अभी आपने देखा होगा भारत सरकार ने अभी फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बढ़ाई है। बिल्कुल सर। तो फर्टिलाइजर पे भी सब्सिडी जी मिलती है, सर, जी सर, जी सर, इक्विपमेंट पर सब्सिडी मिलती है, पेस्टिसाइड पर सब्सिडी मिलती है, मिनी किट्स बिल्कुल सर। डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो कई जी स्कीमें सर, हैं जो एग्रीकल्चर को, आपने देखा होगा लोन लेता है किसान, लोन लेता है तो लोन लेने पर भी इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम चलती है जिसमें कम इंटरेस्ट लिया जाता है। सर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूट्यूब पे सर, आपके प्रोग्राम को बहुत लाइक किया जा रहा है। तो जी दर्शकों, कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जा रहा है और आप हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हमारे साथ आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं श्री खेमराज जी चौधरी सर को, पूर्व अतिरिक्त शासन सचिव राजस्थान सरकार। सर एक और क्वेश्चन हमारे बीच में आया है, क्योंकि आप निदेशक कृषि रहे हैं जी इसके अंदर, और आप पशुपालन में भी विभाग में भी रहे, मत्स्य में भी रहे, सर डेयरी में रहे। सर इस क्षेत्र में रोजगार के क्या क्या अवसर है, क्या संभावना है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है सर? सर क्योंकि हमारे देखो, युवा हाँ हैं। हाँ, जी मतलब सर, एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खाद्यान्न उत्पादन करता है, दलहन उत्पादन करता है, खाने की तिलहन उत्पादन करता है, कैश क्रॉप्स पैदा करता है, साथ साथ में डेयरी है, फिशरीज है, दूध उत्पादन होता है पशुपालन के माध्यम से। तो इसमें भारत में अभी भी दूसरे विकसित देशों के मुकाबले कृषि में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वैल्यू एडिशन का परसेंटेज बहुत कम है अभी। जितना वैल्यू एडिशन आप ज्यादा करेंगे उतना ही लाभ ज्यादा होगा, जितना वैल्यू एडिशन ज्यादा करेंगे उतना ही लाभ ज्यादा होगा। तो हम जी सर, वैल्यू एडिशन दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, और हमारे यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वेस्टेजेस भी बहुत होते हैं। जितना सब्जी पैदा होती है किसान के खेत में, वो पूरी सब्जी उपभोक्ता तक नहीं पहुंचती है, बीच में खराब हो जाती है। उसको हम जी वैल्यू सर, लॉस बोलते हैं, वेस्टेजेस बोलते हैं, और वो रुपयों का नुकसान होता है। जी सर, तो हमारे सामने चुनौती क्या है कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे हम इस वेस्टेजेस को कम करें और कैसे उपभोक्ताओं को सही चीज उपलब्ध कराएं। जी सर, आप अखबारों में पढ़ते होंगे, कई चीजों में मिलावट की खबरें आती है। देशी घी में जो मिलावट की खबरें आएगी, पनीर में मिलावट की खबरें आएगी, दालों में मिलावट की खबरें आएगी, जो हम एडिबल ऑयल खाते हैं उसमें भी मिलावट की खबरें आती है। तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए और कस्टमर्स को विश्वास दिलाइए कि हम बिल्कुल सही प्रोडक्ट देंगे और ताजा प्रोडक्ट देंगे। जी सर, बिल्कुल सर। एक और सर बहुत रोजगार की संभावनाएं हैं। जी सर, जी सर, हाँ, जी सर। सर एक और हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो दर्शक हैं, उनकी जिज्ञासाएं हैं, और ये जी अब चल भी रहा है कि भारत सरकार ने अभी जो सर 3 नए कानून बनाए हैं, जी उनके बारे में दर्शकों को बताते हुए किसानों के मन में उनके प्रति क्या सर आकांक्षाएं, क्या सर आशंकाएं हैं, उन पर हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन करें सर। जी सर आंदोलन भी हो देखो, रहे हैं, सारी चीजें आंदोलन हैं हो रहा सर। है, नेचुरल है। जी सर, देखो, कोई भी विचार होता है, कोई भी नया एक्ट आता है तो उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं, और हर व्यक्ति का अपना सोचने का नजरिया होता है, हर जी व्यक्ति सर, का। जी सर, और वो उसका नजरिया किस प्रकार का, वो उस पर निर्भर करता है कि वो किस बैकग्राउंड से है, वो स्टेक होल्डर किस नेचर में आता है। तो ये जो कानून पहले कानून की बात करते हैं हम, दो तो कानून बने और तीसरे में अमेंडमेंट किया गया है। पहले कानून में ये प्रावधान किया गया है कि किसान अपनी उपज को राज्य में भी और राज्य के बाहर में भी, भारत में कहीं पर भी बेच सकता है। एनी पर्सन टू एनी पर्सन। एक कंडीशन है कि उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, जिसको बेच रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। जी सर, उसके अलावा किसान अपनी उपज को कहीं पर भी बिना रोक टोक के बेच सकता है। अभी क्या है, अभी मंडी में बेचना पड़ता है, मंडी एरिया है, हर स्टेट में मंडी एरियाज हैं। लोकल कानून के तहत कृषि उपज मंडी बनी हुई है, एपीएमसी बोलते हैं हम जनरल भाषा में, वो बनी हुई है, वहां बेचना पड़ता है। जी सर, अब आपको छूट दे दी गई है कि आप मंडी एरिया में चाहो तो मंडी एरिया में बेचो, और आप चाहो बाहर बेचो तो बाहर बेचो। अब ये जरूरी नहीं कि आप मंडी में जो व्यापारी उसको बेचो, आप कहीं पर बेचो ना। जी सर, राजस्थान का व्यापारी है तो राजस्थान के बाहर भी बेच सकता है। ये एक फ्रीडम दी गई है। बिल्कुल सर। ये ठीक है, तो सर, जी सर, पहला कानून। दूसरा जी सर, कानून है वो ये कहता है कि आप किसान लोग
और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हो सकती है, कॉर्पोरेट ग्रुप हो सकता है, आपस में फ्यूचर प्राइसिंग के बारे में एग्रीमेंट कर सकते हैं। जी सर। जैसे हम टमाटर बो रहे हैं अभी, तो टमाटर बोने के समय दोनों पार्टीज एग्रीमेंट कर सकती है कि हम जब उपज आएगी तो हम आपको किस रेट पर खरीदेंगे और क्या फार्म सर्विसेज आपको उपलब्ध कराएंगे। ये दोनों एग्रीमेंट कर सकते हैं। कोई डिस्प्यूट होगा तो उसका भी रिजोल्यूशन सिस्टम बना दिया गया कानून में। दूसरा कानून इसके बारे में है। तीसरा कानून जो कहता है कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो शेड्यूल है, उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चीजें डाली गई थी पहले, ऑनियन, टोमेटोज, फूड ग्रेन, सीरियल्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, वो सब जो थी उनको वहां से हटा दिया गया है। उसके पीछे सरकार की मंशा ये कि इस पर रेस्ट्रिक्शन हटाने से इन्वेस्टमेंट आएगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में लोग बाग वेयर हाउस बनाएंगे, खूब सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। जी सर। इस प्रकार की मंशा है। तो अब देखो, दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि वो कुछ लोग ये मानते हैं कि इससे कुछ धारणाएं हैं कि भाई इसमें जो है एमएसपी सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं कही है। एमएसपी सिस्टम के बारे में इन तीनों एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, किसी कोई बात नहीं कही है। एमएसपी सिस्टम, कुछ लोग ये सोचते हैं कि एमएसपी सिस्टम डाइल्यूट हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इस बात को लेकर किसानों के दिमाग में कई बातें आ रही है। तो इस बातों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हुए अलग अलग व्यू बनाया जा सकता है। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही कहा। और सर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमें हमारे ज्ञानसुधा यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं, और हमारे जो दर्शक हैं सर वो एक के बाद में एक क्वेश्चंस भेजते जा रहे हैं। तो हम दर्शकों का, हमारा सर इसके अंदर एक ट्रेंड रहता है कि कुछ जिज्ञासाएं तो हमारे जो महाविद्यालय के जो छात्र छात्राएं उनके द्वारा पूछी जाती है, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर उनके 5 सवाल भी हम इसके अंदर लेते हैं। तो उसके अंदर देख के, तो आज का सर अब समय हो गया है हमारे आज के 5 सवालों का। जी। तो सर इसके अंदर देव आदित्य जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं, कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में शोध एवं प्रशिक्षण, रिसर्च एवं ट्रेनिंग के कौन कौन से संस्थान राजस्थान और भारत में कार्यरत हैं सर? जी सर। आप देखिए कि एग्रीकल्चर और पशुपालन दोनों जुड़े हुए हैं। जी सर, बिल्कुल। और आपने आईसीआर का नाम सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जी सर। पूरे भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन। जी सर। आईसीआर के माध्यम से हर क्रॉप के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं, हर जगह। राजस्थान के ऊपर आइए आप, राजस्थान में आपने सुना होगा, काजरी का नाम सुना होगा, सेंट्रल अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में लोकेटेड है। तो अरिड एरियाज में, डेजर्ट एरियाज में फॉर्डर के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, डेजर्ट को मैनेजमेंट कैसे किया जाए उसके बारे में रिसर्च करता है। अफ्रीका नाम सुना होगा। जी सर। भारत सरकार की एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी जोधपुर में लोकेटेड है। तो अरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि अरिड जोन में अफॉरेस्टेशन के बारे में पूरी रिसर्च करती है। जी सर। इसी तरह से आपके अरिड जोन में हॉर्टिकल्चर के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर में। जी सर। अरिड जोन में कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स अरिड जोन में, उसके ऊपर आपकी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है बीकानेर में। जी सर। साथ साथ में आपने केमल का नाम सुना होगा जरूर। थार डेजर्ट है राजस्थान में, तो केमल्स बहुत हैं। अभी 20वीं पशु गणना हुई थी 2019 में, केमल की संख्या घटी है। जी सर। तो केमल के ऊपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर में। जी सर। इसी तरह से ना CSWRI का नाम होगा, सेंटर वूल एंड शीप रिसर्च इंस्टीट्यूट, अविकानगर, जिला टोंक में पड़ता है, मालपुरा के पास। तो वहां पर भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो कहने का मतलब, इसी तरह से आपका करनाल का नाम सुना होगा, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में, नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो ICR सिस्टम में हर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, वेटरनरी यूनिवर्सिटी को भारत ICR के सिस्टम के माध्यम से रिसर्च प्रोजेक्ट्स देते हैं, तरह तरह की रिसर्च कर सकते हैं। जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है पूरे इंडिया भर में और राजस्थान में, उन सबको भी फंडिंग मिलती है। जी जी। तो देयर आर मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस वर्किंग इन एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज। NDDB है, देखो आप, NDDB भी रिसर्च को बढ़ावा देती है, मार्केटिंग में भी सहायता देती है। तो देयर आर मेनी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। जी सर। जी सर।
तो जो हमारे दर्शक थे सर आदित्य जी, आपने जी। उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर दिया है। सर हमारे साथ में लक्ष्य दादी जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि जी आजकल हर कोई कृषि में नवाचार की बातें तो करता है, लेकिन उसको धरातल पर कैसे उतारे? जी जी सर। देखो, जितने भी नवाचार होते हैं जी सर। सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ये आप पूरे दुनिया का इतिहास देखिए आप, जी सर। जितने भी नवाचार होते हैं सब सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन इसका आशय नहीं है कि नवाचार नहीं करना चाहिए। नवाचार करेंगे तभी कोई न कोई सक्सेसफुल होगा। यदि सब ये ऐसा सोचने लग जाएंगे तो कोई नवाचार नहीं होगा। जी सर। ठीक है। जी तो सर। धरातल पर उतारने के लिए क्या होता है कि कई चीजें थ्योरी में होती है जो कागजों पर अच्छी दिखती है, लेकिन हम जब प्रैक्टिकल यदि उसको करने लगते हैं तो हमारे को कई समस्याओं का हर्डल्स आती है, उसमें चुनौतियां आती है। तो हो सकता है कि हमने उनको चुनौतियों को, हमने जब जी नवाचार करने की सर। बात की, उसको सही तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया, उस समय सोचा नहीं। जी सर। हर व्यक्ति जी की सर। लिमिटेशन होती। देखो, अपन कहते हैं एक्सपीरियंस इज बेटर देन एजुकेशन। एक्सपीरियंस इज बेटर देन बिल्कुल सर। एजुकेशन। पढ़ लिख के तो बहुत गए हैं, लेकिन जी सर। जब धरातल पर हम काम जी करते सर। हैं तो हमारा जो किसान है, चाहे वो निरक्षर महिला हो जो खेती करती है, पशुपालन करती है, वो अपने अनुभव से इतना ट्रेडिशनल नॉलेज रखती है कि एक बीएससी किया हुआ एग्रीकल्चर वाला जो कैंडिडेट होता है, स्टूडेंट, वो भी उसका मुकाबला अनुभव में नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास अनुभव है, हर चीज को देखा सर परखा है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, उसको जी हम सर। ट्रेडिशनल नॉलेज बोलते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज। बिल्कुल। बिल्कुल सर, एक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्रताप चारण जी। ये जी पूछना चाह रहे हैं एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है और ये कैसे तय किया जाता है? ठीक है। देखो, आपने सीएससीपी का नाम सुना होगा, कमीशन है जो संस्थान बना हुआ है। सीएससीपी क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, मार्केट के बारे में पूरा अध्ययन करती है, और ये अपनी रिकमेंडेशन देती है, रिकमेंडेशन अनुशंसा करती है भारत सरकार को कि किस कमोडिटीज की, भारत सरकार जैसे अपने डिस्कस किया था ना, 23 कमोडिटीज है एग्रीकल्चर में जिसके ऊपर एमएसपी सिस्टम लागू है। एमएसपी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जी सर। आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि एग्रीकल्चर में जब प्रोडक्शन होता है वह सीजनल होता है। जब क्रॉप आती है तो एक साथ आती है, खूब कंजम्पशन साल भर चलता है। जब बम्पर प्रोडक्शन होता है तो प्राइसेस कमोडिटीज की गिर जाती है। जैसे ओनियन के बारे में सुना होगा, पोटेटोज के बारे में सुना होगा आपने, कभी कभी कॉटन के बारे में भी होता है, मतलब किसी भी क्रॉप के बारे में हो सकता है। जब प्रोडक्शन होता है, बम्पर होता है और डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइसेस कम हो जाती है। जी सर। अब किसान हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उपज करते हैं, तो ये आवश्यक समझा गया है कि उनको कम से कम एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर क्रॉप के लिए दी जाए। यदि प्राइसेस एक लेवल के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे गिरेगी तो भारत सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से उसको खरीदवाएगी। दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, इस इज असिस्टेंस टू द फार्मर्स। कि बिल्कुल हम सर। सरकार ये ध्यान देगी कि आपकी प्राइसेस गिरे नहीं, गिर जी गई है सर। तो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे भारत सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से खरीद कराएगी। बिल्कुल सर। एक हर साल ये एमएसपी सिस्टम में प्राइसेस रिलीज इंक्रीज करती रहती है भारत सरकार, हर साल बढ़ाती है। जी सर। सर कुलदीप जी हमारे साथ हैं यूट्यूब पे, वो पूछना चाह रहे हैं खाद्य सुरक्षा के लिए देश में क्या व्यवस्था है? देखो, खाद्य खाद्य व्यवस्था में, फूड हाँ, सिक्योरिटी। खाद्य फूड सिक्योरिटी, जी सर। किसी भी देश के लिए फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम खाने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इसलिए आपने नाम सुना होगा बफर स्टॉक। जी सर। भारत सरकार खाद्यान्नों के मामले में हर साल एमएसपी सिस्टम के माध्यम से खाद्यान्नों का, चावल का, गेहूं का एक बफर स्टॉक बनाए रखती है कि इतने मिलियन टन से नीचे हमारे पास खाद्यान्नों का स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे ज्यादा ही रहना चाहिए। तो जी हर सर। साल भारत सरकार बफर स्टॉक बनाने के लिए हर साल राइस भी खरीदती है और गेहूं भी खरीदती है, और एक मिनिमम लेवल का बफर स्टॉक सर। बनाए रखती है, ताकि जी पूरी सर। सर जनसंख्या को अपन जैसे जैसे जरूरत पड़े वैसे वैसे फूड ग्रेन दे सकते हैं, और फूड सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, बिल्कुल बहुत सर। जनसंख्या है, तो फूड सिक्योरिटी बनाए रखना जी बहुत सर। जरूरी है। जी सर, महेंद्र सिंह जी हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं सर, वो पूछना जी, चाह रहे हैं पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में क्या परिवर्तन आए हैं? क्या परिवर्तन आए हैं? पीडीएस सर, सार्वजनिक वितरण, जी सर। और जो पीओएस जो मशीन है उसकी क्या उपयोगिता है सर? देखो,
टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जी सर। कई चीजों में हम अभी पीछे, लेकिन कई चीजों में हम बढ़ रहे हैं। कोई भी सरकारी स्कीम हो तो उसमें लाभार्थी होते हैं, बेनिफिशियरीज। तो सही लाभार्थी को बेनिफिट मिले, ये स्कीम का सबसे बड़ा टारगेट होता है कि जो एलिजिबल व्यक्ति है उसी को लाभ मिलना चाहिए। पीओएस मशीन क्या करती है, ये सही व्यक्ति को पकड़ती है, क्योंकि एक्स व्यक्ति है तो एक्स व्यक्ति को ही गेहूं मिलना चाहिए, एक्स व्यक्ति है तो एक्स जी व्यक्ति सर। को ही चावल मिलना चाहिए। यदि एक्स व्यक्ति के जी स्थान सर। पर वही आदमी कोई ले आकर के चावल लेने की कोशिश करेगा एफपीएस है, तो उसको पीओएस मशीन नहीं देगी। पॉइंट ऑफ सेल मशीन जी लेटेस्ट सर। टेक्नोलॉजी का उपयोग है, जिसमें कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सही लाभार्थी जो है उसी को ही पीडीएस का आइटम दिया जाता है, दूसरे को नहीं दिया जाता है। बिल्कुल सर। और हमारे राहुल कुमार जी का तो जवाब हमने बीच में ही दे दिया था, क्लाइमेट चेंज पर फसल चक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सर, कॉलेज शिक्षा विभाग हमारे दर्शकों की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए अमूल्य समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों और हमारे दर्शकों का सर ज्ञानवर्धन किया, सर उनको मोटिवेट किया सर, इतनी नवीनतम जानकारी आपने सर उसको दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके ओके, और सर मैं थैंक्स टू हमारे एवरीबॉडी। जी सर, हमारे दर्शकों और हमारे विद्यार्थियों की ओर से मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि जो आपने सफलता के मंत्र उनको यहाँ दिए हैं सर, वो उनको अपने जीवन में अपनाएंगे सर। जी थैंक यू सर। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू थैंक यू सर। एवरीबॉडी एंड विश यू ऑल द बेस्ट।